हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सभी अपनी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। गायत्री मंत्र के साथ हम क्लास शुरू करेंगे। अपनी आंखें धीरे से कोमलता के साथ बंद कर लें। एक धीमा लंबा गहरा श्वास लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। तो कुछ चीज़ों का हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए या फिर कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो कुछ प्री रिक्विजिट थिंग्स हैं जो कि हमें जब हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों ऐसी होती हैं कि जिसका हमें पहले से ध्यान रखना चाहिए, है ना। रिक्विजिट्स का अर्थ क्या है कि जो आवश्यक शर्तें हैं, कुछ चीज़ें हमें मान के चलनी है। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक साधक किस प्रकार का हो, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए, कैसा खाना पीना हो, किस समय पर अभ्यास करना चाहिए, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं। दीज आर प्री रिक्विजिट्स फॉर प्रैक्टिसिंग। ओके, तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्लाइड्स में नहीं हैं, और आप लोग प्रयास ये कीजिए कि जो जो चीज़ें आपको बोली जा रही हैं क्लास के साथ साथ में आप नोट भी करते रहें, सुनते भी रहें, ध्यान भी ज़रूर रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स में हम बात करेंगे यम और नियम। यम और नियम बहुत ज़रूरी है अभ्यास करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव डालना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जितनी अच्छी नींव होती है हमारी, उतना ही अच्छा बढ़िया घर तैयार होता है। तो यम और जो नियम हैं हमारे, वो बिल्कुल फाउंडेशन की तरह काम करते हैं जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो यम और नियम आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बिना यदि हम अभ्यास करते हैं तो देखिए, जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें एक हमारा जो पर्सनालिटी है वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकता, जिसको कि हम इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी कहते हैं। कि सारी चीज़ें जो हम पर्सनालिटी के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उनको कभी भी हम क्या है एक साथ मिलाकर अभ्यास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यम और नियम अगर आप पालन नहीं कर रहे हो तो आप जो अभ्यास कर रहे हैं वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, एरोबिक्स जैसे हम करते हैं या फिर एक्रोबेटिक्स करते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्या है, वैसा ही अभ्यास हमारा भी हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज सम डिफरेंस इन एरोबिक्स एंड योगाभ्यास, यू ऑल नो इट वेरी वेल, है ना। दूसरी चीज़, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, सभी नोट करें कि क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। एक जब साधक अभ्यास करने जा रहा है तो क्या एक एस्पिरेंट जो है, एक साधक है, योग अभ्यासी है, उसको किस किस चीज़ों का उसकी क्वालिटीज़, उसके गुण क्या होने चाहिए, है ना। देखिए, अगर हम अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं तो अभ्यास भी तो हमसे कुछ अपेक्षाएं रखता है कि नहीं रखता है, कि हम कैसे, हमारी पात्रता कैसी होनी चाहिए, है ना। तो योग अभ्यास में भी यही चीज़ कही जाती है कि आपने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ देखे होंगे, योग ग्रंथ देखे होंगे, जहाँ पे बोला गया कि गुरु भी अपने पुत्र को, अगर उसकी पात्रता नहीं है तो योग का जो ज्ञान है उसको नहीं देता है, नहीं देना चाहिए, है ना। क्योंकि ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस कैसी हैं, सैक्रेड प्रैक्टिसेस हैं। तो इसीलिए जब तक कि एक व्यक्ति की पात्रता नहीं होती है तब तक ये अभ्यास क्या है आपका फ्रूटफुल नहीं हो सकता, फलीभूत नहीं हो सकता। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए, दृढ़ता का भाव होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जब भी हम अभ्यास करते हैं तो हमारी क्या है, जिज्ञासा होनी चाहिए, आतुरता एक का भाव होना चाहिए हम सभी के अंदर, कि जब हम अभ्यास करें तो देयर इज सम काइंड ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट होना चाहिए। कि कोई भी, देखिए, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं उसमें भी हमारी क्या है, तत्परता होनी चाहिए कि हमें अभ्यास करना है, रुकना नहीं है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि ठीक है, आप एक दो दिन आलस के मारे कभी कभी क्या है, दिक्कत हो जाती है, परंतु मन में आपने ऐसे रखना है कि जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन में आपने अभ्यास करना है। एटलीस्ट हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम कंटिन्यूटी में अभ्यास कर सकें, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, क्लेanलीनेस होना चाहिए। और खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, डाइट हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिताहार आपने पढ़ा, पथ्य अपत्य क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी हम योग अभ्यास प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करते हैं, हम सभी ने सीखा कि
एम्प्टी स्टमक पर हमें अभ्यास शुरू करना चाहिए। यस और नो, है ना? तो एम्प्टी स्टमक में जब हमारे बवल्स जो हैं, हमें जो भी हमारा मल मूत्र है, इन सभी से निवृत्त होकर हमें अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट, फिर उसके बाद नहाकर अभ्यास करना चाहिए, मॉर्निंग में अभ्यास करना चाहिए, इवनिंग में, बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं आगे और डिस्कस करूंगी। तो अभी हम लेते हैं नहाकर हमें हमेशा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हम जब नहाकर अभ्यास करते हैं, देखिए नहाना कब है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नहाना करीब करीब आपने 15-20 मिनट पहले नहाना है, और अभ्यास जब आपका खत्म हो जाता है तो इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग योर प्रैक्टिस यू शुड नॉट टेक बाथ। नहाने के बाद क्या होता है, जनरली बॉडी का जो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन होता है, पूरे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो नहाने का ये फायदा है। तो हम मॉर्निंग में हमें ये प्रयास करना चाहिए कि नहा कर अभ्यास करें हम। आफ्टर फिनिशिंग योर प्रैक्टिस, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है शरीर से, तो उस सिचुएशन में क्या करें? अगर कहा गया कि अगर आप नहाकर 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद, यानी कि आप जब योग अभ्यास कर रहे हैं उसके 15 मिनट 20 मिनट के बाद यदि आप नहाते हैं तो बॉडी एंड माइंड को एक रिफ्रेशिंग फील मिलता है। ठीक है, तो आपने जितनी भी प्रैक्टिस की होगी एक बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकदम आप लोग रिफ्रेश फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे आफ्टर टेकिंग बाथ। ओके, डाइट का, फूड का हमें बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना चाहिए कि हमें छोटे छोटे क्वांटिटी में हमें जो खाना होता है वो ज़रूर लेना चाहिए, है ना? कि देखिए जब हमने मिताहार की भी बात की थी तो वो चीज़ अलग है, परंतु अब जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो षटकर्म है, आसन है, प्राणायाम है, तो इन चीज़ों के लिए बोला गया, इन प्रैक्टिसेस के लिए बोला गया कि खाना कितने देर पहले खाना चाहिए, कितने देर अभ्यास के पश्चात खाना चाहिए, सो दैट कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसके कंप्लीट बेनिफिट्स हमको मिल सके। ओके, तो अभ्यास करने से करीब करीब पहले अगर आपने बहुत ही हल्का फुल्का कुछ खाया पिया है तो आप 1 घंटा पहले खा लीजिए, उसके बाद अभ्यास कीजिए। हेवी मील लिया है आपने, आफ्टरनून में जैसे लंच किया है ना, तो हेवी होता है मोस्ट प्रोबेबली, तो अगर उसके बाद यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो 3.5 से 4 घंटे का जो टाइम है वो आपने अभ्यास के बीच में ज़रूर देना है। वाई इट इज़ सो, क्योंकि जब हम हेवी मील लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड करता है कि आपको आपका डाइजेशन, है ना, टाइम लगता है उसको प्रोसेस होने में। तो डाइजेशन प्रोसेस इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3.5 से 4, 4.5 घंटे के बाद यदि अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेट खाली होना चाहिए, तो कंप्लीट एक डाइजेशन प्रोसेस होने के लिए, एक मील को पूरा डाइजेस्ट होने के लिए अगर आपने हेवी मील लिया है तो करीब करीब 3.5 से 4 घंटे का आपको गैप ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नोट कीजिए सभी, टाइम। टाइम कब, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में प्रैक्टिस करें या आफ्टरनून में प्रैक्टिस करें, इवनिंग में प्रैक्टिस करें या अर्धरात्रि में प्रैक्टिस करें, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग की प्रैक्टिस और इवनिंग की प्रैक्टिस। तो मॉर्निंग में जब आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे तो बॉडी बहुत स्टिफ होती है, पर मन जो होता है, चित्त जो है हमारा, एकदम एकदम क्या होता है, फ्रेश फील करते हैं हम उस समय पर, क्योंकि एनवायरनमेंट एकदम काम रहता है, हमारे आसपास का वातावरण एकदम सात्विक शुद्ध रहता है। तो वह क्या है, अगर आप आध्यात्मिक रूप से साधना कर रहे हैं तो मॉर्निंग की प्रैक्टिस, बहुत जो मॉर्निंग का टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम है। इवनिंग के टाइम पे अगर आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो क्या है, बॉडी को ऑटोमेटिकली क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो शरीर के ऊपर अप्लाई होने के कारण क्या होती है, बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली नेचुरली फ्री होते हैं और अच्छे से मूव कर सकते हैं, तो मोबिलिटी शरीर में ज़्यादा आती है। तो अगर आप इवनिंग में प्रैक्टिस अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, स्टैमिना, इन सब चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, फिजिकल बेनिफिट्स पाना चाहते हैं, तो इवनिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत लाभदायक होती है।
ठीक है। अगर हम मॉर्निंग में एक बार दोबारा चलें तो क्या है, मॉर्निंग के टाइम पे आप देखिए जब अभ्यास करते हैं एकदम आसपास का वातावरण जब शांत होता है तो मन क्या है, और क्या है, इंट्रोवर्ट होने लगता है, प्रत्याहार की स्थिति अपने आप धीरे धीरे करके उत्पन्न होने लगती है। वी आर मोर अलर्ट, है ना, डिटर्मिनेशन का एक भाव आता है, हम दृढ़ता के साथ और अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे पर्सनालिटी में समाहित हो सकती हैं। ठीक है, एम आई क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ आप बाद में नोट करके रख लीजिए, लास्ट में आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, सूरज के डायरेक्ट अंडर हमें अभ्यास नहीं करना है, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो सबसे बेस्ट टाइम हमें पता है ब्रह्म मुहूर्त का है, सायंकाल है, तो इन दोनों टाइम पे प्रैक्टिस करें और उसके बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए अभी। ठीक है, प्लेस कैसा होना चाहिए, मठ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, परंतु आजकल के टाइम पे हम सभी के पास जगह है, पार्क है, घर है, ठीक है, लॉन्स हैं, तो यहाँ पर हम अभ्यास कर सकते हैं। परंतु हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप जगह चूज कर रहे हैं डेली उसी जगह पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि उस एरिया से क्या है, आपका ऑरा जो है, आपका कनेक्शन जो है धीरे धीरे करके जुड़ने लगता है। तो आप डेली अगर एक ही जगह पर अभ्यास करेंगे तो क्या है, आपका जो मन है वो स्थिर होता है, कि पता है आपको कि उसी जगह पर डेली जाके अभ्यास करना है, उसी जगह को साफ सुथरा करना है। ठीक है, अगर क्या है कि आपका मन चंचल है, उससे मालूम चलता है जगह भी बार बार चेंज हो रही है, जगह चेंज हो रही हो तो उसका मन पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम कहीं पे भी कभी क्या है, जगह ठीक नहीं है, कभी साफ सफाई नहीं है, कभी मैट है, कभी नहीं है, आज अपने घर में अभ्यास कर रहे हैं, कल किसी और के घर में अभ्यास कर रहे हैं, तो जगह चेंज होने से भी काफ़ी क्या है, बहुत असर पड़ता है हमारी प्रैक्टिस पर। ठीक है, और प्रयास करें कि अपने मैट पर अब ज़रूर अभ्यास करें, सभी का एक पर्सनल मैट ज़रूर हो, क्योंकि खाली ज़मीन पर आपने अभ्यास नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो क्या है, शरीर से जो एनर्जी होती है उसको खींचती है। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि अगर आपके पास मैट नहीं है तो दरी या फिर कोई चीज़, मोटी चीज़ आप ज़मीन पर बिछाकर फिर उसके बाद अभ्यास करें। आंखें बंद करनी चाहिए। जब हम इनिशियली देखिए क्या है कि जब हम अभ्यास करते हैं तो आंखें खोलकर हम आसन करें, ठीक है, परंतु क्या है कि जब जब धीरे धीरे करके आपकी साधना प्रगाढ़ होती जाए, जब आपके क्या है बॉडी पॉस्चर्स में स्थिर होता जाए, जब हमारे आसन स्थिर होने लगे, या फिर क्या है आपको पता लगे कि बॉडी में जो आप अभ्यास कर रहे हो उसका करेक्ट स्ट्रेच पड़ रहा है आपके ऊपर, है ना, बॉडी पार्ट के ऊपर करेक्ट स्ट्रेच आ रहा है, प्रॉपर स्ट्रेच आ रहा है, तो धीरे धीरे करके हमें क्या करना चाहिए, अपनी आंखें बंद करके जो प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, शरीर पर कहाँ कहाँ पे कैसा स्ट्रेच है, प्राण का मूवमेंट शरीर में किस किस जगह पर किस प्रकार से जा रहा है, निकल रहा है, वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हमें होता है। परंतु हम अज्ञानता के कारण हम आंखें खोलकर बाहर की चीज़ों पर ध्यान रखते हैं कि पड़ोसी का अभ्यास कैसा है, ठीक है, वो उनका पश्चिमोत्तासन हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, तो हम क्या है कहीं ना कहीं मात दे देते हैं अपने आप को। ठीक है, तो यही चीज़ क्या है कि आप जब स्थिर हो जाएं अपने अभ्यास में तो धीरे धीरे करके आंखें बंद कर लेनी चाहिए। ठीक है, ब्रीदिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, देखिए बहुत ही स्पेसिफिकली आपको पता है कि कौन से अभ्यास में श्वास को रोकना है, क्योंकि जब भी हम कोई नया अभ्यास सीखते हैं तो उससे पहले उसकी जो चीज़ें हैं, आप उसके प्रोसीजर्स हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ये पता कर कर ही हम अभ्यास अगर करें तो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है ना। तो ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी हम जब अभ्यास करते हैं उससे पहले हम अभ्यास के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है। तो प्रोसीजर के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, आपको स्टेप्स में कैसे जाना है, कब आना है, उन चीज़ों का बहुत स्टेप वाइज ब्रीदिंग अगर आप करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हमें पता होता है कि कहाँ पे हमें श्वास रोकनी है। जब अपने अपने एक्सटेंड से हम अपने लिमिट से ऊपर चले जाते हैं किसी अभ्यास में तो क्या है, श्वास हमारी अपने आप होल्ड ज़रूर हो जाती है, परंतु हमें हमेशा प्रयास ये करना चाहिए कि ब्रीदिंग जो है उसको नॉर्मल रखें अनटिल एंड अनलेस इट इज़ टोल्ड टू यू कि किसी एक अभ्यास में आपको कुंभक लगाना है। ठीक है, चाहे वो अंत कुंभक हो, बाह्य कुंभक हो, बताया जाए उसी प्रैक्टिसेस में आपने कुंभक लगाना है, अन्यथा प्रयास ये कीजिए कि बाकी प्रैक्टिसेस में आप श्वास प्रश्वास नॉर्मल करें, प्लस
ब्रीदिंग जो है हमेशा नाक से होनी चाहिए, थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, अगर कहा गया है कि मुंह से करना है तो ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 99% जो केसेस होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, सभी में नाक के द्वारा ही श्वास प्रश्वास आपने करना है। क्लियर? जब हम अभ्यास करते हैं, देखिए हमेशा जब भी हम अभ्यास करते हैं तो प्रैक्टिसेस करने के बाद कहीं ना कहीं शरीर में थकान उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसके लिए शवासन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभ्यास करने के पश्चात जब आप आसन कर रहे हैं तो उसके बाद आप क्या कीजिए, थोड़ी थकान हो जाती है तो आफ्टर फिनिशिंग योर प्रैक्टिसेस ऑलवेज लाई डाउन इन शवासन। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपने शवासन का अभ्यास करना है, परंतु ध्यान दीजिए शवासन में सजगता होनी चाहिए, सोना नहीं है। ठीक है, तो जब हम शवासन का अभ्यास करते हैं तो इससे क्या है, हमारे एक मिनट, हेलो, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम। हेलो। जी मैम, आ रही है आपकी आवाज़। ओके। जी, ठीक है, तो हम शवासन में थे, तो शवासन करने से क्या है, थकावट हमारी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। ठीक है, तो और हम जब भी अभ्यास करते हैं तो उससे पहले हमें देख लेना चाहिए कि किसी अभ्यास का प्रिकॉशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, उस चीज़ पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है, स्पेशल केसेस होते हैं कि जब हम वैसे तो कहा गया है कि क्या है, बच्चा भी प्रैक्टिस कर सकता है, जो डिजीज है, रोगी है, वो भी योगाभ्यास कर सकता है ना, जो वृद्ध व्यक्ति है वो भी अभ्यास कर सकता है। परंतु हमें ध्यान ये चीज़ रखना है कि अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसको थेरेपी मोडालिटीज़ के साथ दे सकते हैं प्रैक्टिसेस को, है ना। तो चीज़ों को हमने ध्यान रखना है कि कोई इलनेस तो नहीं है, कोई एलिमेंट तो नहीं है। हाई बीपी फॉर एग्जांपल, हाई बीपी डिजीनेस, तो अगर क्या है, अगर आप फॉरवर्ड बेंड करा देंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, या फिर क्या है, किसी को अगर आंखों में दर्द है या फिर रेटिना डिस्प्लेस हो रखा है, मेंस्ट्रुएशन है, प्रेगनेंसी है, तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी प्रैक्टिसेस किस समय पर करनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, उनके क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या इंडिकेशंस हैं, इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, गलत तरीके से अभ्यास करना हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो फॉल्टी प्रैक्टिसेस, गलत तरीके से किया गया आसन, षटकर्म हो, प्राणायाम हो, तो क्या है, उसके आपको नेगेटिव आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, कॉन्सिक्वेंसेज मिल सकते हैं। तो हमेशा प्रयास कीजिए कि देखिए अगर हम गलत तरीके से अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है, असहजता का भाव आता है। तो हमेशा ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए कि कंफर्टेबिलिटी में रहते हुए सही अभ्यास करें, करेक्ट प्रैक्टिसेस करें। ठीक है, और हमेशा ये सजेस्टेड होता है कि जब आप अभ्यास करें, जब सीखने के फेज में हैं, लर्निंग फेज में हैं, तो हमेशा हमें अंडर गाइडेंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो ऑलवेज वी शुड सीक एन अप्रोच फॉर गाइडेंस। ठीक है, तो सही जनों से, गुरु से, टीचर से, जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, उनसे हमें ज़रूर गाइडेंस लेकर उनके अंडर गाइडेंस में हमें अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो सही तरीके से जब हम अभ्यास करते हैं, सही ज्ञान के साथ अभ्यास करते हैं, कंटिन्यूटी के साथ जब हम अभ्यास करते हैं, तो क्या है, एक जो प्रैक्टिशनर है, एक जो साधक है, उसका पूरा नज़रिया चेंज हो सकता है, बिल्कुल उसका शरीर, मन, आत्मा सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर हम अनुशासित तरीके से अभ्यास करें तो उसके फायदे हमें अधिक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम चलते हैं अपनी पहली प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार की तरफ चलते हैं। अभी तक कोई डाउट है? ओके, सो हम आगे चलते हैं सूर्य नमस्कार। तो पहली प्रैक्टिस हम ले रहे हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार देखिए, जैसे नाम से ही आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा डायनामिक प्रैक्टिस ज़रूर है, परंतु ये अपने आप में ही क्या है, एक स्टैटिक प्रैक्टिस भी है, और इसको हम क्या कह सकते हैं कि डायनामिज्म भी होता है इसके अंदर। तो इसको करने के दो तरीके हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो इसकी जो वर्सिटैलिटी है और इसका जो एप्लीकेशन है, सूर्य नमस्कार को एक कंप्लीट प्रैक्टिस बनाता है अपने आप में, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आसन के सीरीज हैं, ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं, प्राणायाम है, मेडिटेशनल टेक्निक, क्योंकि हम चक्रों पर ध्यान रखते हैं, है ना। सो आसन, प्राणायाम, मेडिटेशनल टेक्निक्स इसके अंतर्गत है ना। हम चक्रों पर ध्यान लगाते हैं, बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो within the main structure of the practice we are having three things. We are having asanas, we are having pranayam यानी कि breathing techniques है, और उसके साथ साथ meditational techniques है। ओके ओके। तो सूर्य नमस्कार देखिए, हम सभी जानते हैं कि वैसे तो वैदिक परंपरा से चलता आ रहा है, और आज के समय में भी हम सभी सूर्य को सुबह सुबह नमन करते हैं। उगते हुए सूरज की जो तेज है, प्रकाश है, ज्ञान है, हम सभी के अंदर समाहित हो सके, इसीलिए हम लोग क्या है, सुबह जो ऊर्जा का स्रोत है उन्हें हम नमन करते हैं, है ना। तो क्या है कि देखिए, तो परंपरा से जब ये चल रहा था तो धीरे धीरे क्या है, बिहार स्कूल ऑफ योगा जो मुंगेर में है, बिहार में, वहाँ पे स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने क्या है, इसको एक स्ट्रीम लाइन किया, और इसमें 12 आसनों के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स, 12 स्टेप्स के द्वारा इसको एक सीरीज ऑफ आसनास दिए, और उसमें ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, चक्रों पर अवेयरनेस है, सो दैट कि एक ही प्रैक्टिस में हम बहुत फिजिकल बेनिफिट्स भी पा सकें, मेंटल बैलेंस भी पा सकें, और स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो सके, सो दैट कि हम क्या है, हायर अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ सकें। क्लियर। तो देखिए, जब हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं तो इसमें देखें, आप जानते हैं कि इसमें क्या है, आकार है, फॉर्म है, एनर्जी है, रिदम है। तो फॉर्म किस तरीके से, आकार किस तरीके से है कि 12 पॉस्चर्स हैं इसमें, 12 तरीके से हम क्या करते हैं, आसन स्टेप्स करते हैं। तो ये जो फिजिकल मैट्रिक्स बन रहा है, एक फिजिकल प्रैक्टिस बन रहा है, वो क्या है, सूर्य नमस्कार में एक आकार प्रदान कर रहा है। एनर्जी की बात करें तो देखिए, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब आसन करते हैं और उसके साथ ब्रीदिंग को फॉलो करते हैं, तो ऊर्जा कहीं ना कहीं, हम ऊर्जा का स्रोत हमारे शरीर में बढ़ता है, और प्राण का जो प्रवाह है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है ना, एक्टिवेट होता है। रिदम की अगर हम बात करें तो देखिए, रिदम अगर हम सूर्य नमस्कार में देखें, वैसे तो स्टेडी है, ठीक है, रिदमिक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं हम, क्योंकि जिस प्रकार से यूनिवर्स में आप देखिए कि कुछ ना कहीं रिदम, अलग अलग जो रिदम को क्या कहेंगे कि एक सीक्वेंस चल रहा है ना, कि यूनिवर्स भी अपने आप में ही क्या, एक साइकिल है, वो चल रहा है, ठीक है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। 12 अगर हम राशियों, जैसे हम सूर्य नमस्कार में जब 12 आसन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं, क्यों हमने 12 आसन लिए, हम 6 भी ले सकते थे, हम 7 भी ले सकते थे। तो उन्होंने क्या बताया, बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर में अगर हम देखें तो ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है कि 12 स्टेप्स के जो सूर्य नमस्कार हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो वाई ओनली 12, ठीक है, क्योंकि 12 सूर्य के मंत्र हम ले रहे हैं, 12 नाम होते हैं, 12 हमारी राशियां होती हैं, दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, तो क्या है, एक सीक्वेंस में चल रहा है सब कुछ, 12-12, है ना। तो हमारा शरीर जो है वो हमारा जो सर्काडियन रिदम है वो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स के रिदम के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, आप खुद देख सकते हैं, तो फिजिकल प्रैक्टिस भी है इसके अंतर्गत, यूनिवर्स के साथ मिलने का तत्व, एलिमेंट भी है इसके अंदर। ओके। तो हम रेगुलर प्रैक्टिस जब करते हैं सूर्य नमस्कार का, तो हम क्या है, ट्रिब्यूट देते हैं, ठीक है, किसको, जो सूरज को, ठीक है, सूर्य देव को, जो कि क्या है, ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। और क्या है, सूर्य उपनिषद में कहा गया है कि सूर्य को किसके समान रखा गया है, ब्रह्मन के समान माना गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, 12 फिजिकल पॉस्चर्स हैं, 12 आसन हम लोग इसमें लेते हैं, 12 स्टेप्स कहिए, क्योंकि इसमें क्या है, 7 आसन होते हैं, और बाकी के जो आसन होते हैं वो रिपीटेशन में होते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली मान के चलेंगे कि
12 स्टेप्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि क्या है, बार बार फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग आसनास करते हैं तो उससे हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, स्पाइनल कॉलम है, इस पे बहुत अच्छा स्ट्रेच पड़ता है। और इसी के कारण क्या है, बॉडी अच्छे से मूव कर पाती है, क्योंकि देखिए स्पाइन का हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पाइनल कॉलम, अगर स्पाइनल नर्व्स हमारी हेल्दी है तो हम क्या है, स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, स्पाइनल जो नर्व्स होते हैं वो पूरे शरीर में क्या है, नर्व सप्लाई कर रही हैं। यस और नो? तो पूरे शरीर में कहीं ना कहीं क्या है, जब ऊर्जा का स्रोत सूर्य से हमें जब ये ऊर्जा मिल रही है तो कहीं ना कहीं पूरे शरीर में इस ऊर्जा का समावेश हो रहा है। और जब हम इन 12 आसनों को करते हैं तो बार बार फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड जब हम आसन करते हैं तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेच हमको मिलता है कि हम अपनी बॉडी को मूव कर सकें। ठीक है, ये कहा जाता है कि जब भी हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तो एक एक आसन में पहले मास्टरी होनी चाहिए। फिर हम, है ना, कि अब जब आप प्रणाम आसन कर रहे हो तो प्रणाम आसन को आपने सही से करना है, उसमें मन आपका शांत होना चाहिए। हस्तोत्तान की पोजीशन में जब आप जा रहे हो तो बैकवर्ड बेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। आधी अधूरी प्रैक्टिस थोड़ी करनी है हमें। तो अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या है, सूर्य नमस्कार में पहले एक एक आसन को मास्टर कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद पूरे सूर्य नमस्कार को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हर एक स्टेप्स के साथ क्या है, ब्रीदिंग मिली हुई होती है। तो जब आप देखिए अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखें कि जब भी आप फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, आसन का अभ्यास कर रहे हो या सूर्य नमस्कार कर रहे हो, जब भी आप बैकवर्ड बेंड करते हैं तो अगर इनहेल करें, इनहेलेशन करें तो एनर्जी क्या है, हम गेन करते हैं। ठीक है, और मूवमेंट भी हमारी क्या है, साथ ही साथ अच्छे से हो पाती है। जब भी हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, ध्यान रखिए, जब भी हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं या फिर नीचे की तरफ जब हम झुक रहे हैं तो उस समय पर हमेशा ध्यान रखें, हमें अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिना डिस्कम्फर्ट के प्रैक्टिस करनी है, सहजता के साथ अभ्यास करना है, तो नीचे जाते समय आपने हमेशा, अगर एक्सेल करेंगे तो बॉडी मूवमेंट क्या होती है, इजीली हो पाती है। सूर्य नमस्कार की अगर बात करें तो जनरली जो लोग होते हैं वो 108 राउंड करते हैं, परंतु ऐसा कोई रूल नहीं है। आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी बॉडी सपोर्ट करती है 108 राउंड करने के लिए तो आप बिल्कुल करें, परंतु किसी की देखा देखी में हमें बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि आपकी लिमिट अगर खत्म हो गई है, आपका एक पॉइंट ऑफ एग्जॉस्शन आ चुका है, सैचुरेशन आ चुका है, तो उसके ऊपर जाकर आपने अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब हम देखें क्या है, 6 स्टेप्स इस पेज में लिखे हैं, 6 आपको मैं नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगी। हम फॉलो करते हैं, चक्र का ध्यान रखकर अभ्यास करें तो और अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान भी अगर हम किसी के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर या फिर किसी चक्र के ऊपर रखें तो वो चक्र क्या है, धीरे धीरे करके एक्टिवेट होने लगता है। ठीक है, देन उसके बाद हम उसके साथ उसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रणाम आसन। ठीक है, तो स्टैंडिंग पोजीशन से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रणाम आसन, मंत्र क्या है, ओम मित्राय नमः। श्वास क्रम में हम जनरली वैसे तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं या फिर आप एक्सेल भी कर सकते हैं। चक्र कौन सा होगा, यहाँ पे किस पे ध्यान रखना है कि जब आप देखिए प्रणाम आसन कर रहे हैं, ओम मित्राय नमः का चैंट करें, उच्चारण करें और उसके साथ आपका ध्यान होना चाहिए अनाहत चक्र पर। तो अनाहत चक्र पर ध्यान रखते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए जब आप प्रणाम आसन का अभ्यास करते हैं तो बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, डेफिनेटली यू विल गेन सम बेनिफिट्स ऑल्सो। तो मन जो है हमारा काम होता है, पीसफुल बनता है, हमारी क्या है, हम अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन मिलता है और साथ ही साथ क्या है, इस अभ्यास को करने से हमारा जो अनाहत चक्र है वो एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें
हस्तोत्तान। सेकेंड आसन कौन सा हो गया? हस्तोत्तान करते हैं हम। ओम रवये नमः, इनहेल करना है। अभी देखिए सेम प्रिंसिपल यहाँ पे आ गया, जब भी आप बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं, हस्तोत्तान में जा रहे हैं, देखिए इनहेल पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इनहेल है। विशुद्धि चक्र पर यानी कि कंठ प्रदेश पर आपने ध्यान रखना है। तो जब हम इस तरीके से अभ्यास करते हैं तो इट हेल्प्स, हस्तोत्तान हेल्प्स टू लिफ्ट अप योर प्राणा। तो प्राण शक्ति क्या है, हमारे शरीर में धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे जो बैक मसल्स है, नेक मसल है, इसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, ठीक है। हमारा जो थोरैसिक रीजन है, हमारा जो चेस्ट एरिया है और हमारा जो पेट वाला एब्डोमिनल एरिया है, उसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेच देखने को मिलता है। और इसी के कारण हमारी लंग कैपेसिटी और हमारा जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखिए, जब भी यहाँ पे आसन के नाम लिए जा रहे हैं, आप आंखों को बंद करें, एक बार उस आसन को एक बार फॉलो करके देखिए कि हस्तोत्तान में पोजीशन कैसी है ना। तो क्या क्या स्ट्रेच हो रहा है, किस किस चीज़ पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है, उसको एक बार साथ ही साथ रिकॉल करते चलें, ध्यान रखते चलें। ओके। तो एब्डोमिनल एरिया में हल्का सा खिंचाव आता है और उसके कारण डाइजेशन है वो इम्प्रूव होती है। एक मिनट दीजिए, अनुजा जी का फोन है, आई हैव टू लिफ्ट।
हेलो जी, हेलो, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने हस्तोत्तान तक कर लिया था, ठीक है। तो हस्तोत्तान की स्थिति में जब हम होते हैं तो उस समय पर क्या है, हमारा लंग कैपेसिटी इम्प्रूव होता है, हार्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है। तो इससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगता है, क्योंकि गर्दन में भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है। तो गर्दन पे जब स्ट्रेच आ रहा है तो थायराइड ग्लैंड कहीं ना कहीं स्टिमुलेट हो रही है, और हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड से क्या है, T3 और T4 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और जो कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में। और नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा जो आसन है पाद हस्तासन, यानी कि स्टेप नंबर 3 में जब हम पाद हस्तासन की स्थिति करते हैं तो देखिए एक्सेल कर रहे हैं हम, और ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण होता है। स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान रखा जाता है। तो आप जब जब भी फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो आप देखिए कि चेस्ट के ऊपर कितना ज़्यादा कंजेशन फील होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है हमारे चेस्ट के ऊपर, एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर। तो इसी के कारण क्या है, हमारी डाइजेशन यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर, जैसे कि हम जठर की अग्नि यानी कि जठराग्नि कहते हैं, वो प्रदीप्त होती है। कौन सा आसन करने से? पाद हस्तासन का अभ्यास करने से हमारी जठराग्नि क्या है, प्रदीप्त होती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर काफ़ी अच्छा टोनिंग इफेक्ट, मसाजिंग इफेक्ट मिलता है जब हम लोग स्टेप नंबर 3 यानी कि पाद हस्तासन में होते हैं। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ते हैं, है ना, तो उसमें काफ़ी सुधार मिलता है कि जब हम इसका अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेप नंबर 4 अश्व संचालन। मंत्र है ओम भानवे नमः। इसमें हमने इनहेल करना है, और कौन से चक्र पर ध्यान रखेंगे? आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हैं। तो अश्व संचालन की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल घोड़े के जैसे है ना, चलने की अवस्था में जैसी होती है, हमारे शरीर की अवस्था भी बिल्कुल वैसे ही होती है, इसीलिए आसन का नाम क्या दिया गया है? अश्व संचालन। तो जब हम इस आसन में होते हैं तो बहुत अच्छा स्ट्रेच पड़ता है हमारे बैक पर, ठीक है, स्पाइन पर, स्पाइनल कॉलम पर। तो इसके कारण क्या होता है, स्पाइन के आसपास की जितनी भी हमारी बैक की, अगर हम पीठ की बात करें तो पीठ की जितनी भी मांसपेशियां होती हैं उसको काफ़ी रिलैक्स करती हैं, ठीक है, सूदिंग इफेक्ट मिलता है। और कहीं ना कहीं जब हम अश्व संचालन की स्थिति में होते हैं तो पेल्विक रीजन जो है हमारा, पेल्विक गर्डल वाला जो एरिया है, कमर वाला हिस्सा है, इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं पर्वतासन पर। पर्वतासन जब हम करते हैं ओम खगाय नमः, आप साथ साथ में नोट भी करते जाएं सभी। एक्सेल करते हैं, तो पर्वतासन में जब हैं हम तो एक्सेल करना है, विशुद्धि चक्र पर यानी कि कंठ प्रदेश पर हम लोग ध्यान रखते हैं। और इस आसन को करने से क्या है, हमारा जो विशुद्धि चक्र तो शुद्ध होता ही है, परंतु उसके साथ साथ क्या है, काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है हमारे आर्म्स पर, हमारे हाथों पर, हमारे पीठ पर, हमारे पैरों की मांसपेशियां, जो स्पेशली हैमस्ट्रिंग मसल्स की यदि बात की जाए तो हैमस्ट्रिंग मसल में काफ़ी अच्छा खिंचाव पड़ता है पर्वतासन की स्थिति में। स्पाइनल अलाइनमेंट, अगर किसी को क्या है, स्पाइन में अगर दिक्कत रहती है कि हाँ टेढ़ा मेढ़ा है, या फिर कर्व्स जो है हमारे स्पाइन के, अगर वो क्या है, डिसअलाइंड है, तो पर्वत आसन की स्थिति क्या है, स्पाइन को हेल्दी और अलाइंड रखती है। स्टेप नंबर 6 की अगर बात करें तो अष्टांग नमस्कार, जमीन के साथ स्पर्श कर रहे होते हैं, वो कौन से हिस्से हैं? अष्टांग, अष्ट अंग। तो वो अष्ट अंग कौन से हैं जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं सूर्य को, ठीक है। तो वो अष्ट अंग हैं, दो हमारे पैर के पंजे हो गए, दो घुटने हो गए, मिला के 4 हो गए। हथेलियां दोनों हमारी जमीन पर रहती है, 6 हो गए। छाती 7, और ठुड्डी हम जमीन पर रखते हैं। तो ये अष्ट अंग जमीन पर होते हैं। इस समय पर हमें कौन सा मंत्र करना चाहिए? ओम पूष्णे नमः। अब देखिए यहाँ पे कुंभक का फेज है, कुंभक की स्थिति होती है, तो इससे पहले वाले आसन में हमने क्या किया है, एक्सेल किया है, यानी कि हमने रेचक किया हुआ है। तो इसके बाद अगर हम जब श्वास को रोकेंगे तो
कौन से प्रकार का कुंभक होगा? बाह्य कुंभक की स्थिति होगी हमारे स्टेप नंबर 6 यानी कि अष्टांग नमस्कार की पोजीशन में। ठीक है, मणिपुर चक्र पर, नाभि चक्र पर ध्यान रखा जाता है और जब हम अष्टांग नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो हमारे स्पाइनल मसल्स जो है, स्पाइनल जो नर्व्स हैं वो तो पुनर्जीवित होती ही हैं। काफी अच्छा स्ट्रेच मिलता है स्पाइन के ऊपर, कमर पे मिलता है, छाती पर बहुत अच्छा। तो जब किसके हमने ब्रीदिंग कैसे रखी है, कुंभक, तो हम क्या है, प्राण, ये एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे क्या है, प्राण और अपान क्या है, एक साथ आकर मिलते हैं। ठीक है, तो ये अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें स्टेप नंबर 7, भुजंग आसन। तो भुजंग आसन है ना, जैसे सर्प की उठी, गर्दन की उठी हुई स्थिति होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर का भी जो अपर पार्ट है, नाभि से ऊपर का जो शरीर है वो जमीन से उठा हुआ रहता है, तो नाम है भुजंग आसन। मंत्र है यहाँ पर ओम हिरण्य गर्भाय नमः। क्या है? ओम हिरण्य गर्भाय नमः। इनहेल करना है, अगेन ध्यान रखिए अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं तो इनहेल, तो वैसे भी इस आसन में हमने क्या करना है, इनहेल करना है। कहाँ पर ध्यान रखना है? स्वादिष्ठान चक्र पर हम ध्यान रखते हैं। भुजंग आसन का जब हम अभ्यास करते हैं तो छाती पर और जो हमारा कमर वाला हिस्सा है, जो पेट वाला हिस्सा है, एब्डोमिनल एरिया है, इस पर बहुत अच्छा दबाव पड़ता है। ठीक है, तो इसी के कारण क्या है, अस्थमा की कंडीशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, इंडाइजेशन की समस्या हो, या फिर किडनी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स यदि हमें होती हैं तो क्या है, भुजंग आसन के अभ्यास से हमें काफ़ी फायदा मिलता है। तो बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन है ना, और लोअर स्पाइन पे क्या है, जो टेंशन है, किसी भी प्रकार का आपको लग रहा है दिक्कत है स्पाइन में, है ना, अभी एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपको हल्का फुल्का लगता है कि पेन है, बैक पेन है, तो इसी के लिए क्या है कि लोअर स्पाइन की जो टेंशन्स होती हैं, स्पाइनल कॉलम से रिलेटेड या फिर जो हमारे लोअर बैक का जितना भी दर्द है वो भुजंग आसन करने से ठीक हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है भुजंग आसन करने का कि ये बैक पेन को ठीक करता है। नाभि पर और नाभि से नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा वो ज़मीन के साथ लगा हुआ रहता है, काफ़ी अच्छा दबाव पड़ता है, तो उसके कारण क्या है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स बहुत हद तक क्या है, स्टिमुलेट होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, तो इससे क्या है, कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को कब्ज की समस्या है, इंडाइजेशन है ना, तो ये डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि डाइजेशन हमारा इम्प्रूव होता है यदि हम भुजंगासन करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर 7, सॉरी स्टेप नंबर 8, पर्वत आसन। नेक्स्ट क्या है, पर्वत आसन। मंत्र है यहाँ पे ओम मारीचय नमः। एक्सेल करना है, देखिए अगेन यहाँ से जितने भी आसन हैं ये पांचों के पांचों आसन जो हैं ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो पर्वत आसन की स्थिति में एक्सेल किया जाता है और विशुद्धि चक्र पर, कंठ प्रदेश पर ध्यान रखना है। ठीक है, बेनिफिट्स जो पहले थे वही हैं यहाँ पे, इसीलिए लिखा नहीं है, तो ध्यान रखिए कि स्पाइन पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अश्व संचालन, यानी कि स्टेप नंबर 9 में पहुंच चुके हैं हम। तो स्टेप नंबर 9 में क्या है, अश्व संचालन की स्थिति। तो सेम अश्व संचालन की स्थिति में क्या है, इनहेल करना है, आज्ञा चक्र पर यानी कि दोनों बाहों के मध्य पे हमें ध्यान रखना है और ओम आदित्याय मंत्र का यहाँ पे उच्चारण किया जाता है। क्लियर? तो अश्व संचालन करने से क्या हुआ था, अश्व संचालन करने से हमारे जो पेल्विक एरिया है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है जब हम अश्व संचालन की पोजीशन में होते हैं। चेस्ट एक्सपैंड होता है, गर्दन ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। ठीक है, तो स्पाइनल मसल्स क्या है, काफ़ी अच्छे से रिलैक्स होती हैं। स्टेप नंबर 10, पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में अगेन फॉरवर्ड बेंड है, ओम सवित्रे नमः।
एक्सेल करना होता है इस आसन में। जब हम वापस आ रहे हैं, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, हस्तोत्तान यानी कि स्टेप नंबर 11 में हम करेंगे इनहेल। ऊपर जा रहे हैं तो इनहेल करना है, ओम अर्काय नमः। विशुद्धि चक्र पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या है, विशुद्धि चक्र पर ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद अपने जहां से आपने अभ्यास शुरू किया था प्रणाम आसन से, स्टेप नंबर 1, वहीं पे आना है आपने स्टेप नंबर 12 में भी। ठीक है, तो प्रणाम आसन की स्थिति में मंत्र कौन सा उच्चारण करेंगे हम, ओम भास्कराय नमः। और इस स्थिति में हम एक्सेल करके वापस आ जाते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस आ जाएंगे और अनाहत चक्र पर ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो अनाहत चक्र पर ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, मन क्या है, हमारा चित्त थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है, हम अंतर्मुखी बनता है, प्रत्याहार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सेम बेनिफिट्स हैं, तो ध्यान पूर्वक आप सभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, वैसे तो हमने इंडिविजुअली आसन बाय आसन हमने बेनिफिट्स तो देख लिए, परंतु अगर हम ओवरऑल अगर सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स को देखें तो इसके बहुत फायदे हैं। ठीक है, वो फायदे क्या क्या हैं चर्चा करते हैं उसके ऊपर भी। तो देखिए, रिवाइटलाइजेस द बॉडी, पूरे शरीर में क्या है, एक बार फिर ऊर्जा को भर देता है। ठीक है, पूरे शरीर को क्या है, ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है। एंटीडोट टू स्ट्रेस, यदि किसी को स्ट्रेस हो, टेंशन हो, एंजाइटी हो, तो ये क्या है, सूर्य नमस्कार के नित्य अभ्यास से, डेली रेगुलर अगर हम अभ्यास करें तो स्ट्रेस से काफी हद तक हम निजात पा सकते हैं। देखिए, सारी की सारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती
ना, उनमें काफ़ी अच्छा क्लैरिटी मिलता है, प्राण के फ्लो को हमारे शरीर में बढ़ाता है, ऊर्जा है ना मिलती है हमें। रेगुलेट्स पिंगला नाड़ी, यानी कि क्या है, हमारा जो सूर्य नाड़ी है जनरली इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है और बॉडी को कहीं ना कहीं क्या है, जो सिंपैथेटिक रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, क्रिएटिविटी है, उन सभी को क्रियान्वित करता है। पिंगला नाड़ी से रिलेटेड जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को रेगुलेट करने में हेल्पफुल रहता है। सभी नाड़ियों की सफाई होती है, शुद्धि होती है, ठीक है। चक्र पे हम ध्यान करते हैं तो चक्र स्टिमुलेट होते हैं, तो सो हैव रिटन चक्र स्टिमुलेशन। बॉडी इज चार्ज विथ वाइटलिटी, देखिए पूरा शरीर क्या है, प्राण से भरा हुआ है ना। जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, बैकवर्ड बेंड करते हैं, 12 स्टेप्स फॉलो करते हैं, काफ़ी सारे राउंड्स करते हैं, तो उससे शरीर धीरे धीरे क्या है, ऊर्जान्वित होने लगता है। इट इनिशिएट्स क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, तो हमारी देखिए कार्य करने की जो क्षमता है, सोचने की क्षमता है कोई चीज़ को, है ना, तो वो अभी जैसे हमने ऊपर बात की थी कि मेंटल क्लैरिटी है, देखिए मानसिक तौर पर अगर क्लैरिटी रहती है तो उसका क्या है, हमारे जीवन पर बहुत, हम जो कार्य कर रहे हैं हमारे सोचने की क्षमता क्या है, धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ सूर्य नमस्कार आवर क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसेस। Okay, so this practice has been handed down from sages of Vedic time. वैदिक काल से चलता आ रहा है और आज के समय में भी हम क्या कर रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यदि हम देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए अभी जैसे हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में बात की कि बहुत सारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उन बॉडी सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने उसमें से कुछ सिस्टम्स को यहाँ पे लिया है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कैसे फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। अभी हमने जैसे पहले पढ़ा कि हस्तोतान की स्थिति जब हम कर रहे हैं तो लंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो रही, तो लंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो रही है, यानी कि क्या, हमारी जो ऑक्सीजन कंटेंट है जो हम श्वास अंदर ले रहे हैं, है ना। अब क्या है, जब आप हस्तोतान की सिचुएशन में होते हैं, आसन में होते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है सिर से लेके छाती तक, पेट तक, तो उससे क्या है, शरीर में जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेंट है उसको बढ़ाने में हस्तोतान, फॉर एग्जांपल हस्तोतान लिया गया है यहाँ पे, तो हस्तोतान काफ़ी हेल्प करता है इसको, ब्लड में, हमारे रक्त में ऑक्सीजन के कंटेंट को बढ़ाने में। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो एक एक सेल है, टिश्यू है, उसमें क्या है, ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी मात्रा में पहुंचता है, तो हमारे सेल्स कैसे होंगे, ऊर्जान्वित होंगे कि नहीं होंगे। सो इट इम्प्रूव्स ओवरऑल वाइटैलिटी। Okay, so it improves what? It improves our overall vitality. तो इससे क्या होगा, ठीक है, तो हमारे शरीर में जो एक्सेस म्यूकस है, जो कफ डिपॉजिट हो रखा है, वो क्या है, हमारे एयर पैसेज से धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा, ठीक है। और इससे क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे रक्त परिसंचरण जो प्रणाली है उसके ऊपर क्या फ़ायदा मिलता है उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो देखिए आप जब भी आसन कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार में देखिए 12 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या है, ब्लड फ्लो को बढ़ा रहा है शरीर में। ओके, ब्रेन से लेके हमारे डिफरेंट जो बॉडी सिस्टम्स हैं उन सभी में ब्लड का फ्लो शरीर में धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, और इसी के साथ क्या है, हमारे जितनी भी थकावट होती है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। देखिए सूर्य नमस्कार को करने के दो तरीके हैं, एक तो स्टैटिक तरीके से आप बहुत ही स्लोली प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको क्या है, बहुत फिजिकल लेवल पे आपको फ़ायदा चाहिए, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करना है, तो क्या है, हम फिजिकल बेनिफिट्स की अगर बात करते हैं तो हम डायनामिक तरीके से, यानी कि फास्ट सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, यानी कि सूर्य नमस्कार को हम फास्ट प्रैक्टिस के साथ रेपिटेशंस में कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहा है,
ब्रेन के ऊपर काफ़ी अच्छा स्टिमुलेटिंग इफेक्ट रहता है, स्पाइनल कॉलम पे काफ़ी अच्छा स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है, तो हमारा स्ट्रेस जो है वो भी कम होता है। ठीक है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो हमारी जो समस्याएं होती हैं वो भी कम होती हैं, परंतु हमने ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी ये कंडीशंस हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि किस कंडीशन में करना है, किस कंडीशन में नहीं करना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास से जो हार्ट है हमारा, जो कार्डियक मसल से बना हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसकी रिदमिसिटी, हमारा हार्ट रेट, हमारा पल्स रेट और ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक नियंत्रित रहती हैं। ओके, नेक्स्ट यदि बात करें यूरिनरी सिस्टम पे क्या प्रभाव है, तो यूरिनरी सिस्टम क्या है, हमारा किडनी है ना, ब्लैडर यूरेटर से मिलकर बना है, तो किडनी के फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं इस अभ्यास को करने से, सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करने से। और किडनी क्या है, हमारे जो वाटर सॉल्ट बैलेंस है शरीर में उसको नियंत्रित करता है। स्किन की यदि चर्चा करें, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जिसको हम कहते हैं, या फिर स्किन की चर्चा करें, तो स्किन में क्या हो रहा है, जब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, डिफरेंट आसन को फॉलो करते हैं, ब्रीदिंग को फॉलो करते हैं, तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा था। सिमिलरली हमारे स्किन में भी, हमारा जो त्वचा है इसमें भी काफ़ी अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है। और स्किन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, विटामिन डी जो हमारे स्किन में ऑलरेडी है, स्किन हेल्प करता है कि सूर्य की जो यूवी रेज आ रही हैं उसको एब्जॉर्ब करना। फिर विटामिन डी देखिए, वैसे तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसको क्या चाहिए, उसको एक्टिवेट होने के लिए, किसको, विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए सूर्य की किरणों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो यदि अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करते हैं, या फिर क्या है, हम सूरज में या फिर सन रेज में निकलते नहीं हैं, धूप में बैठते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है और उससे काफ़ी हमारे जो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो सकती हैं। तो इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने बोन्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी क्या है, देखिए जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट है इसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो विटामिन डी प्रोड्यूस तो हमारे स्किन में हो रहा है, परंतु इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या है, यूवी रेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यूवी रेज इसके साथ आकर मिला और विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा और फिर वो जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और खुद भी एब्जॉर्ब होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो स्किन में जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, तो देखिए पित्त संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगते हैं। एज अ रिजल्ट क्या है, शरीर पे आपके अगर पिंपल्स हैं, रैशेस हैं ना, एक्ने होने लगते हैं, तो वो सारे क्या हैं, पित्त के एक्सेस पित्त बढ़ने के कारण शरीर पे होने लगता है। तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग है, तो पेट पर, नाभि पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इट स्टिमुलेट्स आवर जीआईटी, है ना, तो हमारा जो जीआईटी ट्रैक है उसको स्टिमुलेट करता है। डाइजेस्टिव फायर को यानी कि जठराग्नि को इम्प्रूव करता है। तो इससे क्या होगा, जितनी भी हमारे डाइजेस्टिव रिलेटेड संबंधित जो पेट से संबंधित जितनी भी हमारी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो गैस्ट्रिक फायर इंक्रीज होने से क्या है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, डायरिया, या फिर देखिए किसी किसी को क्या है, लिवर जो है वो फैटी लिवर है, यानी तो जिसको हम कहते हैं हिपैटोमेगैली, है ना, हिपैटोमेगैली, जिसमें कि स्लगिशनेस ऑफ लिवर होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा होने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या है, काफ़ी अच्छा प्रभाव मिलता है जब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। ओके, सो वी विल फिनिश ऑफ हियर टुडे। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं।